नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। कई सवाल हैं, ईवीएम को लेकर सवाल है, चुनाव सुधार को लेकर सवाल है, चुनाव में पारदर्शिता को लेकर सवाल है, दागी उम्मीदवारों का सवाल है, धनबल का सवाल है। तमाम सवाल चुनाव और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। इस बार संवाद में हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी से। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर, उसकी क्या वजह है। चुनाव में जो फर्जी वोटर्स का मामला सामने आ रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। ओपी रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रावत जी, सबसे पहला सवाल आपसे तो यही कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी वजह क्या है। क्या छेड़छाड़ संभव है या इसके पीछे कोई राजनीति है? वर्मा जी, ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी, ये पिछले 20 साल से सारे इलेक्शंस में उपयोग में आ रही है। और इस पर सवाल सबसे पहले 2009 में उठा था जी, और उसके बाद अभी उठना फिर से शुरू हुआ है। अभी कारण कुछ अलग है। अभी क्या हुआ है कि 2017 में ऑल पार्टी मीटिंग के सुझाव के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि ईवीएम के साथ अब सभी चुनावों में 100% वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन, जिसमें कि वोटर को वो अपना वोट किसको गया है वो दिखेगा, सिंबल, कैंडिडेट का नाम, और वो स्लिप कट के गिर जाएगी। मतलब पूरी वोटिंग का एक हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन के पास उपलब्ध होगा। तो इस बार जो मशीनें ज़्यादा ख़राब होने की बात आई है वो वीवीपैट मशीनों का है, क्योंकि ये नई मशीनें हैं, पहली बार सारी जगह यूज़ हो रही हैं और इसकी ट्रेनिंग भी पहली बार पोलिंग पार्टीज़ को दी गई है। तो इसलिए इसमें इस तरह के कई फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से वो कहीं कनेक्शन में, कहीं लाइट के नीचे रख देने से, कहीं और कारणों से वो खराबी आ जाती है। लेकिन जहाँ तक इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ईवीएम और वीवीपैट मिला के, इसमें किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी मशीन जो है वो स्टैंड अलोन है। न तो वो किसी और मशीन से वाईफाई, ब्लूटूथ किसी भी तरह से बात कर सकती है, ना वो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन से भी जुड़ी हुई है। इनफैक्ट वो बैटरी से ऑपरेटेड है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई कनेक्टिविटी नहीं है और किसी भी तरह का ये वाईफाई वगैरह से भी ऑपरेट नहीं हो सकती। जी, इलेक्शन के परिणाम भी ये बताते हैं कि जो कहते थे कि हम ईवीएम से हारेंगे वो जीत जाते हैं, और उसके बाद भी मुंह छुपाए रहते हैं, कहते नहीं कि साहब ये मेरा कहना पहले का गलत था। जी, ये चीज़ें हैं। इसमें वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी इस वजह से आ जाती है कि जो हमारा स्ट्रिक्ट प्रशासनिक रिजीम है उसमें अगर कहीं गफलत हो गई, जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये बनाया हुआ है कि जब भी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी तो सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने रखी जाएगी। उसमें लॉक जब लगाया जाएगा तो उसमें सील होगी और उस सील पे उन सबके दस्तखत होंगे। जब भी स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और ईवीएम निकाली जाएगी तो उनके सामने उनके दस्तखत लेके कि आपकी प्रेजेंस में खोला गया, आपकी प्रेजेंस में निकाला गया। उनके साथ जो भी काम किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट लेवल चेक हो, चाहे वो कैंडिडेट सेटिंग हो, चाहे वो मॉक पोल हो, कोई भी ऑपरेशन अगर किया जाएगा तो उनके सामने किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी, उनके दस्तखत भी होंगे। और जब भी इसे भेजा जाएगा पोलिंग स्टेशन पर तो उसके साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होगी, और अगर कैंडिडेट या पार्टी अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहे तो वो अपनी गाड़ी में उसके साथ जा भी सकते हैं। और पोलिंग स्टेशन में भी जब भी उसको तैयार करके वो मॉक पोल की जाएगी तो पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो सतत ये व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेटली न तो ईवीएम पे कुछ कर सके, सबके सामने होगा हर ऑपरेशन। और काउंटिंग के लिए भी कमीशन ने इतने बढ़िया इंतजाम इसमें किए हैं कि ईवीएम काउंट होगा, लेकिन एक रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप भी काउंट होंगी। और उसके साथ साथ एक हमारे उसमें रूल में 56D में ये प्रावधान भी है कि इस एक के अलावा अगर कैंडिडेट और पार्टी को कोई शिकायत है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पे किसी भी तरह की कोई मेल फंक्शन, गलती या कुछ भी देखी गई,
तो वो अप्लाई कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि साहब इन पोलिंग स्टेशन पे ये गलती देखी गई थी, इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप इनकी भी वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग करा के मैच करिए कि ईवीएम काउंट सही है कि नहीं। तो उसमें भी प्रावधान है, और उसमें अभी तक गोवा में, कर्नाटक में जब भी ये एप्लीकेशन आई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका स्लिप काउंट करवाया जी। तो ये भी प्रावधान है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ईवीएम पर किसी भी तरह का संदेह करना गलत प्रतीत होता है। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है जी, आम जनता को, पार्टी को, कैंडिडेट्स को, तो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक डोमेन में अपनी वेबसाइट पर एक ईवीएम स्टेटस पेपर ये पूरे डिटेल्स के साथ रखा हुआ है, उस पर अपलोडेड है जी। वो निकाल के आप पढ़ें तो उसमें ये सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि जब विकसित देश जर्मनी, नीदरलैंड यूज़ नहीं करते तो हम क्यों यूज़ करते जी। उसका जवाब दिया हुआ है जी कि वो क्यों नहीं यूज़ करते। उसका कारण ये नहीं है कि हम विकासशील हाँ, इस तरह का एक सवाल आता है कि दुनिया के कई देशों में इस तरह की मशीनों का उपयोग अब बंद कर दिया गया या क्या नहीं जाता है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? उसको हम लोगों ने ईवीएम स्टेटस पेपर में पूरा बताया है कि उनमें अधिकांश मशीनें इंटरनेट बेस्ड थी, मतलब मशीन से बात कर सकती थी जी। तो उसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे कंप्यूटर वायरस आ जाता है, कभी कभी हैंग हो जाते हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई मशीन इंटरनेट से जुड़ी हुई है इसका मतलब उसके अंदर ऑसिलेटरी सर्किट है और वो रेजोनेंस होकर किसी और मशीन से बात कर सकती है और उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है जी। हमारी मशीन नहीं है, हमारी मशीन में इस तरह सिंपल कैलकुलेटर है, वोट डला, उसका रिकॉर्ड रखा और उसके बाद उसका काउंट जोड़ के बता दिया, बस इतना ही फंक्शन उसमें है। और किसी भी तरह के तार से भी हम उसको बिजली के सॉकेट से भी नहीं जोड़ते जी। तो ये फ़र्क है जी। एक सवाल और उठ रहा है इन दोनों जो उपचुनाव हाल में हुआ कि क्या मशीनें इस प्रकार से सेट की जा सकती हैं या उनको इस प्रकार से उसमें सेटिंग की जा सकती है कि वो किसी एक खास मोहल्ले में या किसी खास मतदान केंद्र पे काम ना करें और कहीं अधिक काम करें? क्योंकि इस तरह यहाँ के हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में डिवाइडेशन एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई, इस तरह की खबरें आई। मैं नहीं जानता उसमें कितनी सत्यता है कि फलाने मोहल्ले में मशीन काम नहीं कर रही थी और दूसरे मोहल्ले में कर रही थी। ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है, किसी भी आदमी की जो इस तरह की चिंताएं होती हैं, इस तरह के जो कंसर्न्स होते हैं, ये उसके अपने अंदर से आते हैं, क्योंकि वो खुद इस तरह की चीज़ें करता रहता है तो उसे ये डर लगा रहता है, हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहती है कोई दूसरा कर रहा होगा ऐसा जी। हमारी व्यवस्थाओं में ऐसे करने की गुंजाइश ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब ईवीएम टोटल होती हैं तो उसका फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है कि कौन सी ईवीएम किस कंस्टिट्यूएंसी में जाएगी जी। तो सारे यूनिवर्स में से रैंडमली सिलेक्ट हो गई कि इतनी ईवीएम इस क्षेत्र में जाएंगी, इतनी इसमें जाएंगी, इसमें। इसके बाद भी किसी को नहीं मालूम कि कौन सी किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी, क्योंकि फिर उस कंस्टिट्यूएंसी वाली ईवीएम का फिर रैंडमाइजेशन होता है, इसे कहते हैं सेकंड रैंडमाइजेशन जी। रैंडमाइजेशन करके अलॉट होती है पोलिंग स्टेशन, और ये होता है बिल्कुल लास्ट डे के आसपास जब कैंडिडेट सेटिंग जी होने वाली है। तो ये भी नहीं पता रहता कि कौन सी कहाँ जाएगी, तो अगर किसी ने कुछ कारस्तानी कर भी ली हो तो भी उसे मालूम नहीं रहेगा जी। सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद ही कैंडिडेट सेटिंग होके वो फिर जाती है। एक सवाल ईवीएम को लेकर और उठ रहा कि इसके निर्माण को लेकर, ये बनती कहाँ है, कैसे बनती हैं? अगर इसकी बहुत अधिक गोपनीयता नहीं हो और आप हमसे इससे जुड़े पहलुओं को साझा कर सकें। नहीं, बिल्कुल गोपनीयता नहीं है। ये मशीनें हमारी 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बनती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जी जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एटॉमिक एनर्जी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये ईवीएम वगैरह बनाने के अलावा बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से संबंधित इक्विपमेंट बनाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं, क्योंकि उसमें कहीं भी इंटेलिजेंस और इस सब की गुंजाइश अगर होने पर हमारे सारे आगे के प्लान दूसरे देशों को मालूम हो सकते हैं। ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम में सिर्फ सिक्योर्ड मैन्युफैक्चरिंग इस हिसाब से की जानी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी फॉरेन बॉडी उसके अंतर्गत नहीं आ जाए, कोई भी ऐसा पार्ट ना आ जाए जो कि उसको प्रभावित कर सके। इसके लिए हम सिक्योर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रखते हैं और हर चीज़ का हमें ज्ञान होता है कि कहाँ पर क्या ऑपरेशन हुआ है जी। हम तो कह सकते हैं कि मशीनों के निर्माण से लेकर इसके उपयोग की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी पारदर्शिता है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि दिल्ली विधानसभा में जो प्रदर्शन किया गया था वो क्या था?
किसी भी प्लास्टिक के केस में उसके अंदर कुछ भी रख के अगर आप रेडियो का मदरबोर्ड रख देंगे तो वो आकाशवाणी बजने लगेगा। अगर उसमें आप किसी और मशीन का मदरबोर्ड लगा देंगे तो वो मशीन बन जाएगी जी। तो सिर्फ ऊपर से अगर खोखा ईवीएम जैसा हो और अंदर कोई भी मनचाही मशीन हो तो आप कुछ भी हैकिंग करके दिखा सकते हो और कहीं भी दिखा सकते हो जी। वो चीज़ बिल्कुल अलग है, वो तो जादूगर लोग भी बहुत करते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन ईवीएम की बात करें तो इस तरह कोई भी चीज़ कोई नहीं कर सकता है। एक सवाल सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो सवाल ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, हार और जीत से इनका ताल्लुक है कि जो हारती है पार्टी वो सवाल उठाती है, वही पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं तब सवाल नहीं उठाती हैं। हमने देखा पंजाब में जो लोग चुनाव जीते वहाँ से सवाल नहीं उठे, लेकिन जो यूपी में हारे वहाँ से सवाल उठे। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है जी। जब भी कोई भी दल या कोई भी कैंडिडेट हारा है उसी ने सवाल उठाए हैं। जब उसको इतनी मेजॉरिटी मिल गई है कि 90% सीटों से ज़्यादा मिल गए तब उसने सवाल नहीं उठाए। जी। अगर वो उस समय सवाल उठाएं जब ये हुआ है तब उन्हें पता लगेगा कि ये कितनी विश्वसनीय मशीन है। जी। ओपी रावत जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है एक देश एक चुनाव का। देश में आए दिन चुनाव होते रहते हैं, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के उपचुनाव, कभी पंचायत के, कभी नगर निगम के, और जिसका असर कहीं ना कहीं विकास पर पड़ता है। बहस देश में चल रही है, चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उनसे पहले भी ये मुद्दा उठता रहा है कि क्यों ना देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। ये कितना व्यवहारिक है और कितना आपको ये चुनौतीपूर्ण काम लगता है? इसमें 2015 में जी। निर्वाचन आयोग से इनपुट्स मांगे गए थे कि अगर ऐसा करना हो तो क्या क्या होगा और इसमें क्या इलेक्शन कमीशन का सुझाव है। उस समय इलेक्शन कमीशन ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे जिसमें संविधान में क्या क्या संशोधन करने होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या संशोधन करने होंगे, ये बताया गया था। और इसके साथ ही ये भी बताया गया था कि जब ये संशोधन हो जाएंगे और जब ये लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल होगा उसके बाद लॉजिस्टिक इश्यूज़ जैसे नंबर ऑफ मशीन्स हमारी इतनी कम होंगी, हमें इतनी मशीनें खरीदनी होंगी, बनवानी होंगी, और दूसरा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, क्योंकि जब एक साथ इलेक्शन होगा तो वो ज़्यादा संख्या में लगेंगे। पोलिंग पर्सनल, जो पोलिंग स्टेशन है उसमें जैसे अभी 5 लोग जाते हैं, अगर हमें विधानसभा का भी चुनाव लोकसभा के साथ कराना है तो उन मशीनों के लिए कम से कम 2 लोग अतिरिक्त लगेंगे, तो 7 लोग लगेंगे। जी। कई ज़िलों में इतने संख्या में लोग मिलते नहीं हैं तो उनके लिए बाहर से व्यवस्था करनी होती है। फिर इतने लोगों को मूव करने के लिए व्हीकल्स ज़्यादा लगेंगे। तो वो लॉजिस्टिक इश्यूज़ जो हैं उनको भी देखना पड़ेगा और उनको भी करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कोई कठिनाई नहीं है इसमें। लेकिन चूंकि अभी तक लीगल फ्रेमवर्क तो बना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन हुआ नहीं, आरपी एक्ट में कोई संशोधन हुआ नहीं, तो इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कब होगा या कभी होगा भी या नहीं होगा। जहाँ तक आपने ये कहा कि इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, प्रशासनिक रुकावट आ जाती है, उससे तो बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि अगर कंटिन्यूस इलेक्शन चलता रहे, जी, हर महीने हर दूसरे महीने इलेक्शन होता रहे, तो उसमें क्या है कि सारे राजनीतिक दल एक दूसरे से कुश्ती लड़ते रहेंगे। शांति से बैठकर सोच विचार कर गरीब आदमी के लिए, आम जनता के लिए क्या करना है, किस तरह से लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, मीडियम टर्म प्लान बनाना है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, किस तरह से उनके प्रोग्राम बनाना है, किस तरह से डिलीवर करना है, वो बैक सीट पे चला जाता है। तो अगर सबको टाइम मिले कि निश्चिंतता से बैठ के हम ये सब सोचें, प्लानिंग करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोग्राम्स बनाएं और उन्हें इम्प्लीमेंट करें, अगर उतना समय मिल जाता है तो उसके परिणाम डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, ये तो कहा जा सकता है। जी। अभी हाल ही में चुनाव आयोग और विधि आयोग के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें एक विचार उभर के सामने आया, एक सुझाव उभर के सामने आया है कि अगर पॉसिबल ना हो एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराना, तो क्यों ना जो एक साल में चुनाव होते हैं, कि मान लीजिए जनवरी में चुनाव होते हैं, फिर उसी साल दिसंबर में चुनाव होते हैं, कि उनको एक साथ करा दिया जाए। क्या ये एक सुलभ रास्ता हो सकता है? ये विधि आयोग ने चुनाव आयोग से बैठक की थी हाल ही में, और उसमें उन्होंने जो जानकारी निर्वाचन आयोग से चाहिए थी वो उनको उपलब्ध कराई गई थी,
उस जानकारी के आधार पर उन्हें कुछ और भी विस्तार से जानकारी चाहिए थी, वो भी उन्हें उपलब्ध करा दी गई। उस बैठक में ये मुद्दा भी सामने आया, उनका ही ये सुझाव था कि अगर ऐसा करना हो तो क्या किया जाना चाहिए। तो उसमें भी निर्वाचन आयोग ने उन्हें सुझाव दिया है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 15 और दूसरे सेक्शन में जो ट्वीकिंग करनी है या जो संशोधन करने हैं, अगर उनका हो जाते हैं वो संशोधन, तो उसके आधार पर ये भी किया जा सकता है। इससे क्या है कि एक आप छोटे तौर पर पायलट बेसिस पर एक शुरुआत कर सकते हैं और उस शुरुआत के परिणाम देखकर कि अगर आपने किया और 1-2 साल आपको बिना चुनाव के मिला तो उसमें आप कितने अच्छे परिणाम प्रशासनिक तौर पर आम जनता को दे सके, ये आप बता सकते हैं। जी रावत जी, तमाम सवाल हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए जो देश की चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। बात चुनाव पारदर्शिता की भी है, बात पेड न्यूज़ की भी है, सोशल मीडिया पे जिस तरह के मतदान के दिनों में समाचार आते हैं उसे लेके भी सवाल मेरे पास है। धन बल बाहुबल की जो स्थिति है वो भी सवाल हैं। मैं ये सारे सवालों के जवाब भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं OP रावत जी से लूँगा। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद, और संवाद में हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत जी से। उन सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है क्या, चुनाव में जो फर्जी वोटर्स के मुद्दे सामने आ रहे हैं उसकी वजह क्या है, सोशल मीडिया पर जिस तरह की मीडिया कवरेज एक तरह से कही जा रही हो उसे लेके क्या सवाल हैं। EVM पे रावत साहब ने बताया कि छेड़छाड़ लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जो सवाल उठते हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। रावत जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो हाल फिलहाल में फर्जी वोटर्स के कुछ मामले सामने आए हैं, कि फर्जी आई कार्ड के मामले सामने आए, इसके पीछे वजह क्या है? ये भी राजनीति से प्रेरित है पूरी तरह से, क्योंकि कोई फर्जी वोटर है ही नहीं। जब निर्वाचक नामावली कागजों में बंद रहती थी जी, तो ये ढूंढना भी मुश्किल था कि उसमें कोई नाम 2 जगह तो नहीं है, 4 जगह तो नहीं है, कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतने पेज पलट के आप कैसे पता करोगे। जब कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने इसको डिजिटाइज कराया, कंप्यूटर पे लाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए, तब ये सुविधा हासिल हुई कि हम इसमें डुप्लीकेट अगर एंट्रीज हैं तो उन्हें देख सकें। फिर कमीशन ने ही एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन प्रोग्राम। उसमें हमने डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक लिया और उससे हर स्टेट के इलेक्टोरल रोल को एनालाइज किया। तो उसमें जैसे किसी भी राज्य को ले लें तो उसमें मान लीजिए X एंट्रीज ऐसी हमें पता लगी कि ये डुप्लीकेट दिखती हैं, या तो उनमें फ़ोटो एक सा है, नाम एक सा है, पिता का नाम एक सा है, उम्र एक सी लिखी हुई है, तो वो डुप्लीकेट मान ली गई जी। इन एंट्रीज़ को पहले मैनुअली वेरीफाई किया गया कि क्या क्या कॉमन है जी। फिर उसके बाद ये देखा गया कि क्या इसमें बेसिक कोई डिफरेंस है। तो जैसे अगर मान लीजिए, क्योंकि अपने राजेश कुमार नाम ले लें तो राजेश कुमार वाकई 10,000 मिल जाएंगे नॉर्थ इंडिया में जी। जब आप पूरे नाम जोड़ रहे हो 87 करोड़ लोगों के, तो उसमें 10,000 इजीली मिल जाएंगे। तो वो 10,000 तो दिख रहे हैं कि राजेश कुमार हैं, लेकिन क्या पिता का नाम सेम है, क्या उम्र सेम है, क्या एड्रेस सेम है? अगर ये सेम नहीं है तो वो वोटर अलग अलग हैं। भले ही राजेश कुमार हैं लेकिन वोटर अलग अलग हैं, तो उन्हें तो बने रहने देना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए 2-3 एंट्रीज सेम है, पिता का नाम सेम है, उम्र सेम है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको दे देते हैं कि आप जाके देखो कि इन एंट्रीज के साथ ये नाम, पिता का नाम, ये उम्र, ये वहाँ पर रहता है या इस वाले क्षेत्र में रहता है। जहाँ से भी येलो की रिपोर्ट ये आती है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है, उसका नाम वहाँ छोड़ दिया जाता है और बाकी जगह से आ जाता है कि यहाँ ये नहीं है, यहाँ इसका डिफरेंस है, यहाँ इसके पिता का नाम अलग है, यहाँ इसका उम्र अलग है, यहाँ इसके पते में कुछ अलग है, वहाँ उसका नाम फिर डिलीट करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। तो ये कमीशन तैयार है इसके लिए कि अगर अनुमति मिलती है जी, सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज़ किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो कमीशन इसको आधार से जोड़ेगा। एक बार आधार से बायोमेट्रिक से जुड़ जाएगा तो ये डुप्लीकेशन वाली समस्या भी हमेशा के लिए हल हो जाएगी और इलेक्टोरल रोल में किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी कि कोई गलती हो जाए उसमें। जी, और पूरी तरह से पारदर्शिता एक चुनाव प्रक्रिया में रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है चुनाव सुधार का। कई मुद्दे सॉल्व हुए,
समाधान उनका निकला। कई मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मसलन अगर मैं पार्टियों की फंडिंग का मामला कहूं, अगर मैं एक उम्मीदवार के 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कहूं कि एक सीट से चुनाव जीते, दूसरी सीट छोड़ दी, वो बाद में एक तरह से लोड पड़ता है। चुनाव आयोग के सामने भी समस्या खड़ी होती है कि कब चुनाव कराएं, कब नहीं कराएं। तो चुनाव सुधार की दृष्टि से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका अभी समाधान होना बाकी है? चुनाव सुधार के लिए कमीशन ने सतत रूप से सुझाव लॉ मिनिस्ट्री के जरिए भारत सरकार को दिए हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए, और सतत रूप से चुनाव आयोग इसको फॉलो भी करता है, लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करता है और देखता है कि उसमें प्रगति हुई है कि नहीं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि कई सुधार हो भी गए और बहुत जल्दी हुए। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सुधार हुआ है सर्विस वोटर्स के लिए। पहले सर्विस वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट यहाँ से भी पोस्ट से जाता था, रिटर्निंग ऑफिसर से, और वहाँ से आता भी पोस्ट से था। अब अगर 15 दिन का गैप है, जिस दिन कैंडिडेट फाइनल हुए और जिस दिन काउंटिंग है, तो उसमें क्या होता था कि अपना डाक इतना लेट होती थी कि वो पोस्टल बैलेट जाते जाते 10 दिन लग गए। फिर उसने बेचारे ने वोट डाल के उसे भेजा तो फिर 10 दिन लग गए, तो वो काउंटिंग के बाद पहुंचा तो वो गिना ही नहीं जाता था। तो इतनी ख़राब स्थिति थी कि पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर्स के, जो कि इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनके वोट बहुत कम चुनाव के काउंटिंग के दौरान वैलिड रूप से आ पाते थे। उस पर सुझाव था कमीशन का कि हमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की अनुमति दे दी जाए, ताकि जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएं उसी दिन हम बैलेट पेपर जो है बना के सर्विस वोटर को ईमेल से भेज दें, तो तुरंत पहुंच गए, कोई पोस्ट से भेजने की ज़रूरत नहीं रही। तो अब पूरे 15-20 दिन उसको मिल गए कि वोट डाल के वो लिफाफा डाल देगा अगर, तो 15 दिन तो कम से कम मिलेंगे, और अगर 2-3 फेज़ में पोल है तो 25 दिन, 1 महीना मिलेगा जी। तो आराम से वो कहीं से भी आना हो, सियाचिन से भी आना हो तो आ जाएगा जी। और 2 सीटों वाला जो सवाल है कि एक उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ता है, उस पर क्या राय है? उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया हुआ है कि या तो ये कर दीजिए कि 1 सीट से ज़्यादा नहीं लड़ेंगे जी। अगर 2 से लड़ते हैं तो उसमें भी 2 चीज़ कर दीजिए। पहली चीज़ ये करिए कि या तो वो पूरे चुनाव का खर्चा दे दें, दूसरा चुनाव जो कराना पड़ रहा है उसका खर्चा पूरा दे दीजिए, हम दूसरा करा देते हैं। अगर खर्चा नहीं देना चाहते आप तो ये कर दीजिए कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है, रनर अप, उसको इलेक्टेड घोषित कर दीजिए, तो चुनाव नहीं कराना पड़ेगा। ये सुझाव दिया हुआ है कि भाई आप 2 से लड़ लीजिए, लेकिन दूसरी सीट जो आप छोड़ेंगे उस पर जो आपसे नीचे है डायरेक्ट वोट में, उसको आप इलेक्टेड डिक्लेयर करिए, या फिर दोबारा चुनाव करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो दे दीजिए, तो फिर से हो जाएगा। पॉलिटिकल फंडिंग की बात मैं करूँ, अगर पार्टी की फंडिंग की बात करूँ तो ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि कई दल ऐसे हैं, देश में कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें वोट उतने नहीं मिलते हैं जितने चंदे के रूप में नोट मिलते हैं। एक प्रकार से कुछ दलों ने, कुछ छोटे दलों ने, शायद जो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, उन्होंने इसको एक धंधा सा बना लिया है कि चुनाव लड़ने के नाम पर, चुनाव ना लड़ने के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं। तो चंदे की ये जो राजनीति है या जो धनबल की ये राजनीति है, इस पे अंकुश लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इनफैक्ट जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी हमारे देश के चुनावों की है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पे हम लोगों को बहुत कम वेटेज स्कोर मिलता है। और दूसरा है पेड न्यूज़ वाला जी। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इंटरनेशनल इलेक्शंस के कंपैरिजन में भारत की स्थिति बहुत नीचे हो जाती है। अदरवाइज़ हमारे बाकी सारे मुद्दों पर हम पूरे विकसित देशों से भी आगे हैं, उनकी श्रेणी में है। इतना बढ़िया काम हो रहा है, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, बैलेटिंग, काउंटिंग, ईवीएम, सब में इतने ज़्यादा हाई स्कोर मिलता है हमें कि सारे विकसित देशों के बीच में खड़े होते हैं। लेकिन उन 11 में से 2 इंडेक्स जो हैं, मनी एंड न्यूज़ मीडिया, ये 2 में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। इनमें वो पासिंग मार्क्स 33-34 मिलते हैं हम लोगों को 100 में से, और इनमें सुधार की बहुत ज़रूरत है जी। पेड न्यूज़ को लेकर आपने कई कदम उठाए हैं, और क्या आप करने जा रहे हैं पेड न्यूज़ पे अंकुश लगाने के लिए? क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई सवाल उठता है तो वो पेड न्यूज़ को लेकर भी उठता है, और मीडिया के लिए एक गंभीर सवाल भी रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि कमीशन ने जो पेड न्यूज़ को डिटेक्ट करने, उस पर एक्शन लेने का जो मैकेनिज्म बनाया है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, और उसके बाद जो एक्शन हुआ है उसके इतने अच्छे परिणाम आए हैं कि जितनी भी जगह हम लोगों ने इलेक्शन में नोटिस दिए कैंडिडेट्स को
कि आपकी ये पेड न्यूज़ है, आप बताइए कि क्यों ना इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे ही आरओ ने वो नोटिस दिया, कैंडिडेट ने आके तुरंत मंजूर कर लिया कि हाँ साहब बिल्कुल हमें लगता है ये पेड न्यूज़ है और हमारे किसी एजेंट ने या किसी ने पैसा दे दिया होगा, छपा दिया होगा, आप ये हमारे खर्चे में जोड़ लीजिए। जी 100% लगभग मान कर लेते हैं वो जी। तो इससे हमें लगता है कि हम लोगों की जो व्यवस्था है वो सही दिशा में है और ये इफेक्टिव हो सकती है जी। इसको हमें और सुदृढ़ करना है और आगे बढ़ाना है और रियल जो रिपोर्टर्स, करस्पॉन्डेंट्स और प्रेस के नुमाइंदे हैं उनको हमें एसोसिएट करना है एमसीएमसी कमेटीज़ के साथ, ताकि उनके अनुभव के आधार पर, क्योंकि मीडिया जगत में भी बहुत कॉमर्शलाइजेशन हो गया जी। और प्रेस जो है अब एक नहीं रही, ये मोनोलिथ नहीं रही, ये एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट अलग है और एक जो प्रेस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंटरेस्ट है वो अलग है। दोनों को अलग अलग देख के फिर हमें व्यवस्था ऐसी करनी है कि जिससे जो आम जनता है, आम वोटर है, उसे सही जानकारी मिल सके और लेवल प्लेइंग फील्ड भी बने कि किसी को अनड्यू फायदा ना मिले मीडिया से और सही आप पेड न्यूज़ के साथ अगर बात मैं सोशल मीडिया की करूं, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बड़ा सवाल बन रहा है, खास तौर से चुनाव के दिनों में जिस प्रकार की हम एक प्रकार से प्रचार देखते हैं, जिस प्रकार की बयानबाजी देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम आपको लगता है? ये बहुत ही बड़ी चुनौती है और सारा विश्व की डेमोक्रेसी इस पर चिंतित हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें 107 देशों के लोग मेंबर हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस पर, जिसमें सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, इस सब पर विचार होना है। अभी उसमें भारत भी हिस्सा लेगा। ये कॉन्फ्रेंस 11 तारीख को है सियोल में, साउथ कोरिया में। तो ये मुद्दा वाकई चिंताजनक है और ये बढ़ता ही जा रहा है। 2016 से जो उसकी विवेचना शुरू हुई है कि किस तरह से सोशल मीडिया, डाटा हार्वेस्टिंग, प्रोफाइलिंग, टारगेटेड कम्युनिकेशन टू अफेक्ट वोटिंग बिहेवियर, ये सब चीज़ें होने लगी हैं। इस पर रिसर्च भी हुई है, लेकिन अभी रिसर्च जो है कंक्लूसिवली ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि सोशल मीडिया के टारगेटेड कम्युनिकेशन से वोटिंग बिहेवियर वाकई प्रभावित हुआ और वोट वैसे ही डिले। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये मिल गई है कि प्रभाव जरूर पड़ा होगा। कितना पड़ा, किस सीमा तक पड़ा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह सतर्क है। और मतदाताओं को लेकर कि अधिक से अधिक मतदान हो, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ये कई बार देखने में आता है कि मतदान कम भी रहता है देश के कई भागों में। उसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? मतदाता जागरूक के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए कमीशन ने बहुत पहले से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसे हम स्वीप कहते हैं, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसमें सारे तरह के मीडिया, फोक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूसरे पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसे इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब, नेशनल क्विज कंपटीशन, ये सब गतिविधियां हम लोग करते हैं, जिनसे लोगों में रजिस्टर करने के लिए कि अपना वोट रजिस्टर करवाएं, अपना नाम रजिस्टर करवाएं और अपने वोट को डालने के लिए वो पोलिंग स्टेशन पर जाएं। इसके लिए बहुत सघन अभियान चलाए जाते हैं, सतत चलाए जाते हैं। और जहां पोलिंग होती है, जैसे अब आगे 4 स्टेट आ रहे हैं जिनमें पोलिंग है, वहाँ विशेष रूप से अभियान चलाए जाते हैं ताकि वहाँ की जनता में ये संदेश बहुत अच्छी तरह से पहुँच जाए कि अगर आपका वोट नहीं बना है तो आप वोट बनवाएं, रजिस्टर करवाएं अपने को और आप उसको वोट डालने आएँ। जिसमें इंक्लूसिव वोटिंग पर भी ध्यान देते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए, महिलाओं के लिए, इनके लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर क्या क्या बना रहे हैं, किस तरह से उन्हें सुविधा होगी वोट बनवाने में और वोट डालने में, वो भी शामिल है। जी रावत जी, आपने हमसे विभिन्न मुद्दों पे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। धन्यवाद।